दोस्तों, इस वीडियो में पानी के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले जानेंगे कि पानी को दुनिया के लगभग 24 अलग अलग भाषाओं में क्या कहा जाता है। उसके बाद पानी से संबंधित कुछ जरूरी बातों को समझेंगे, जैसे धरती बनने के बाद यहाँ पानी का निर्माण कैसे हुआ था, पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और दुनिया में इतना पानी होने के बावजूद आज दुनिया के ज्यादातर देशों में पेयजल संकट की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पानी को दुनिया के अलग अलग भाषाओं में क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले भारतीय भाषाओं से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा में, संस्कृत में जलम या जल कहते हैं। बांग्ला में पानी को जौल कहते हैं, जौल। उसके बाद उर्दू में पानी कहते हैं, ठीक है। तमिल में पानी को तन्नीर कहते हैं, तन्नीर इस तरह कहते हैं। उसके बाद तेलुगु में पानी को नीरू कहते हैं, नीरू, ठीक है। तेलुगु में पानी को नीरू कहते हैं। मलयालम में पानी को वेलम कहते हैं, मलयालम में पानी को वेलम कहते हैं, वेलम। कन्नड़ में पानी को नीरू कहते हैं, जैसे तेलुगु में नीरू कहते हैं, उसी तरह कन्नड़ में भी पानी को नीरू कहा जाता है। मराठी में पानी को पानी कहते हैं, मराठी में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अगर देखा जाए पानी इस तरह कहते हैं, मतलब एक्सेंट अलग अलग होता है भाषाओं में, ठीक है। इंग्लिश में पानी को वाटर कहते हैं, तो लगभग सभी जानते हैं पानी को वाटर कहते हैं। उसके बाद जर्मन में पानी को वासा इस तरह कहते हैं, वासा प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो वासा इस तरह होगा। फ्रेंच में पानी को वू कहते हैं, वू इस तरह कहते हैं, ठीक है। फ्रेंच के बाद इटालियन में पानी को एक्वा कहते हैं, एक्वा। पोर्तुगीज में पानी को एग्वा कहते हैं, एग्वा, ठीक है। पोर्तुगीज में पानी को एग्वा कहते हैं, एग्वा। स्पेनिश में भी पानी को इसी तरह कहते हैं, स्पेनिश में पानी को एग्वा कहते हैं, स्पेनिश में भी पानी को एग्वा कहते हैं, एग्वा। रशियन में पानी को वादा कहते हैं, वादा इस तरह कहते हैं, पानी को रशियन में वादा कहते हैं। यूक्रेनियन में पानी को वोदी कहते हैं, जैसे रशियन में वादा कहते हैं, उसी तरह यूक्रेनियन में पानी को वोदी कहते हैं, वोदी, ठीक है। डच में पानी को वाटर कहते हैं, जैसे इंग्लिश में वाटर कहते हैं, उसी तरह डच में भी वाटर कहते हैं, ठीक है। रोमानियन में पानी को आप कहते हैं, आप, ठीक है। रोमानियन में पानी को आप इस तरह कहते हैं। स्वीडिश में पानी को वातेन कहते हैं, स्वीडिश में पानी को वातेन इस तरह कहते हैं, स्वीडिश में पानी को वातेन कहते हैं। पोलिश में पानी को वोदा कहते हैं, पोलिश में पानी को वोदा कहते हैं, जैसे रशियन में कहा जाता है, उसी तरह पोलिश में भी पानी को वोदा कहा जाता है। अरेबिक में पानी को माउन कहा जाता है, माउन इस तरह कहते हैं। अब बात करते हैं चाइनीज। तो चाइनीज में पानी को कहते हैं सोई, ठीक है। चाइनीज में पानी को सोई इस तरह कहते हैं, सोई। जापानीज में पानी को मीजू कहा जाता है, पानी को कहा जाता है जापानीज में मीजू। कोरियन में पानी को मोल कहा जाता है, मोल। कोरियन में पानी को मोल कहा जाता है, मोल इस तरह कहते हैं। इंडोनेशियन में पानी को आयर कहा जाता है, आयर। इंडोनेशियन में पानी को आयर कहा जाता है। उसके बाद सवाहिली अफ्रीकन भाषा है, सवाहिली में पानी को माझी कहा जाता है, माझी। जुलू में भी लगभग इसी तरह कहते हैं, अमांजी। जुलू भी अफ्रीकन भाषा है। दोस्तों, पानी इस धरती की सबसे अनमोल और सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है, क्योंकि पानी ही दुनिया में जीवन का आधार है। जब हाइड्रोजन गैस के 2 और ऑक्सीजन गैस का 1 परमाणु आपस में जुड़ता है, तब पानी का एक अणु बनता है, और जब ऐसे अरबों खरबों अणु आपस में जुड़ते हैं तो पानी का एक बूंद बनता है।
इसलिए पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। कुछ विशेष प्रकार के रॉकेट में फ्यूल के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे रॉकेट के एग्जॉस्ट से धुआं की जगह भाप निकलता है जो कि एक्चुअल में पानी होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ता है और जिससे पानी के कण बनते हैं। और भविष्य में हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां जो आएंगी उन गाड़ियों से भी भाप के रूप में पानी निकलेगा। इसीलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। जो शुद्ध पानी होता है उसका कोई रंग, कोई गंध, कोई स्वाद नहीं होता है। लेकिन जब यही पानी धरती में मौजूद अलग अलग खनिजों से मिलता है तब इसमें रंग, गंध और स्वाद जैसे गुण आने लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले धरती में जीवन की शुरुआत महासागरों के पानी में ही हुआ था। धरती पर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहने के कारण ही आज इतना विशाल और इतना विस्तृत जैव विविधता का विस्तार संभव हो पाया है, जिसमें अलग अलग जीवों के साथ हम मनुष्य भी शामिल हैं। लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने सूक्ष्म जीवों को छोड़कर धरती में मौजूद कोई भी जीव पानी के बिना ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि दुनिया में मौजूद लगभग सभी जीवों के शरीर का ज्यादातर हिस्सा पानी से ही बना होता है। मनुष्य के शरीर का लगभग 60 से 70% हिस्सा सिर्फ पानी से बना हुआ होता है। मतलब अगर धरती में पीने योग्य पानी की कमी होती तो शायद हम मनुष्य और जमीन में रहने वाले जीवों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। सिर्फ कुछ समुद्री जीव ही यहाँ जिंदा रह पाते। एक स्वस्थ व्यक्ति को पूरे दिन में अपने शरीर में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीने की जरूरत होती है। साथ ही हम अपने दिनचर्या के लगभग सभी कामों को करने के लिए पानी पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे खाना बनाना, नहाना, साफ सफाई करना इत्यादि जैसे काम हम लोग पानी से ही करते हैं। इसके अलावा हम लोग पानी का इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्रों में भारी मात्रा में भी करते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में, कृषि एक दुनिया का ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें भी प्रोडक्शन के लिए पानी का यूज होता है, मशीनों को ठंडा रखने के लिए पानी का यूज होता है। मतलब औद्योगिक क्षेत्रों में भी पानी का काफी मात्रा में यूज किया जाता है। उसके बाद निर्माण कार्य, जो बड़े बड़े बिल्डिंग, कंक्रीट के जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें भी पानी का यूज किया जाता है। बिजली उत्पादन जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें भी पानी यूज किया जाता है, लेकिन उस पानी को बाद में सिंचाई कार्यों में और अलग अलग कार्यों में यूज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब दुनिया में हम मनुष्य ही है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल करने वाला जीव। और जिस रफ्तार से दुनिया की आबादी बढ़ रही है, पानी की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और जिसका सीधा असर दुनिया के अलग अलग जल स्रोतों पर हो रहा है। वैसे तो दुनिया का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। मतलब दुनिया का आधा से भी ज्यादा हिस्सा पानी से ही ढका हुआ है, लेकिन इतना इसमें से ज्यादातर पानी महासागरों में मौजूद है। दुनिया में मौजूद कुल पानी का मतलब जितना पूरा दुनिया में जितना पानी है उसका 96% पानी सिर्फ महासागरों में ही मौजूद है, जिस पानी को पिया नहीं जा सकता है, क्योंकि महासागरों और समुद्रों का पानी काफी खारा होता है, काफी नमकीन होता है, इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये पानी पीने योग्य पानी नहीं होता है। ठीक है, धरती में मौजूद कुल पानी का सिर्फ 2.5% पानी ही है जो मीठा पानी है। सिर्फ 2.5%, 2.5% पानी ही है जो मीठा पानी है, जिसे पिया जा सकता है, जो पीने योग्य पानी है। लेकिन इस सीमित पानी का भी बहुत बड़ा हिस्सा ग्लेशियर में बर्फ के रूप में जमा हुआ है, पीने योग्य पानी का बहुत बड़ा हिस्सा। और बाकी जो है वो ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के अंदर अलग अलग लेयर में जमा हुआ है। बारिश का पानी और नदी, तालाब, झील, ये जो पानी के स्रोत हैं ये काफी कम है। दुनिया के कुल पानी के रेशियो के हिसाब से अगर परसेंटेज में निकाला जाए तो 1% से भी कम है। लेकिन ये सीमित पानी के स्रोत भी अब तेजी से घट रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसका सीधा असर दुनिया के जलवायु पर हो रहा है, दुनिया भर के जलवायु पर हो रहा है। और जिससे धरती के कुछ क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। मतलब यहाँ बादल फटने और बाढ़ आने की घटनाएं अब आम बात हो चुकी है। लेकिन वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ बहुत लंबा समय से बारिश का एक बूंद तक नहीं गिरा है। जलवायु में आई इसी असंतुलन के कारण आज दुनिया भर के कई देशों में भीषण जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है और दुनिया के सभी क्षेत्रों में समुचित रूप से बारिश न होने के कारण ये जल स्रोत तेजी से घटते जा रहे हैं। सिर्फ वर्तमान समय में
दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जो पीने के पानी के लिए अब बारिश के पानी पर ही निर्भर नहीं है। ये देश समुद्र के पानी को बड़े स्केल पे डिसैलिनेशन प्रोसेस के जरिए शुद्ध पानी में बदलने में सक्षम हो चुके हैं। डिसैलिनेशन प्रोसेस मतलब होता है जो समुद्र के पानी को हाई प्रेशर में अलग अलग लेयर से गुजार के उस पानी से खारापन को निकाल लिया जाता है, मतलब उस पानी से नमक को निकाल लिया जाता है, जिससे पानी शुद्ध पानी में बदल जाता है, मतलब पीने योग्य पानी बन जाता है, जिससे बहुत बड़ी आबादी को आप पीने योग्य पानी मुहैया करा पाते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को अब अलग अलग देशों द्वारा अपनाया जा रहा है। लेकिन कुछ देशों में कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग जैसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, मतलब बादलों में कुछ पार्टिकल्स गिराए जाते हैं जिससे बादल संघनित होकर बारिश कराते हैं, वो कृत्रिम बारिश होता है। दुनिया भर में बढ़ते जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए अब हर एक व्यक्ति को अपने स्तर पर यथासंभव प्रयास करने की जरूरत है। अगर पानी को आज गंभीरता से नहीं लिया गया तो आगामी समय में हमारी आने वाली पीढ़ियां एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगी। धरती में सबसे पहले पानी का निर्माण कैसे हुआ था, इस विषय पर वैज्ञानिकों की अलग अलग थ्योरी है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, जब पृथ्वी का बनने का शुरुआती समय था, उस समय इस ग्रह में भारी मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और उस ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बहुत भारी मात्रा में अलग अलग गैसों के साथ जलवाष्प भी बाहर आया था और वही जलवाष्प जब ठंडा होकर धरती पर बरसा था तब यहाँ महासागरों और नदियों का निर्माण हुआ था, अलग अलग जल स्रोतों का निर्माण हुआ था। मतलब हजारों लाखों सालों तक वो जलवाष्प संघनित होकर वापस धरती के सतह पर गिर रहा था, जिससे धरती के सतह पर भारी मात्रा में पानी का निर्माण हुआ था। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जब धरती की शुरुआती समय था, बनने का शुरुआती समय था, उस समय बहुत भारी मात्रा में एस्ट्रॉयड और कॉमेट, जिसे उल्कापिंड और धूमकेतु कहते हैं, तो वही धूमकेतु और उल्कापिंड के साथ पानी, भारी मात्रा में पानी भी आया था, जो बर्फ और पानी के कण के रूप में धरती को मिला था, जिससे धरती पर इतना विशाल मात्रा में पानी का निर्माण हुआ था। तो अलग अलग थ्योरी है, कुछ वैज्ञानिक इन दोनों थ्योरी को मानते हैं, लेकिन कुछ भी हो, पानी ही इस धरती में जीवन का आधार है और पानी ही इस धरती में जीवन का स्रोत है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।